Hello everyone, so this is Rakshita from Lifeline Success. So today we are going to start from class 9 history, that is chapter number 4, that is forest society and colonialism. तो यहाँ पे फॉरेस्ट के बारे में पढ़े हम कि फॉरेस्ट कैसे काटे गए, क्या क्या रीजंस थे, ठीक है। और कॉलोनियलिज्म के बारे में, कॉलोनियलिज्म मतलब अगर जैसे कोई एक कंट्री रहती है, अगर उस पर कोई दूसरी कंट्री के लोग आके उस पर राज करते हैं, ठीक है, कंट्रोल वो कंट्री को कंट्रोल करते हैं, तो उसका हम कॉलोनियलिज्म बोलेंगे। जैसे हम इंडिया पे किसका कॉलोनियलिज्म था? ब्रिटिश का। सो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। दैट टेक अ क्विक लुक अराउंड योर स्कूल होम एंड आइडेंटिफाई ऑल द थिंग्स दैट कम फ्रॉम फॉरेस्ट। मतलब एक बार स्कूल में या घर में चारों तरफ देखो, ठीक है, आपको क्या क्या दिखेगा। जैसे और आपको जैसे हमें क्या दिखेगी, वुड, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखेगी जो वुड की होगी। द पेपर इन द बुक यू आर रीडिंग, जो पेपर हम बुक में पढ़ते हैं वो तो वुड से आता है, वो तो पेड़ों से आता है ना, मतलब फॉरेस्ट से आता है। डेस्क टेबल्स वो वुडन की बनी होती है, वुडन कहाँ से आता है? फॉरेस्ट से। डोर्स विंडोज ये सब भी फॉरेस्ट से आता है। द डाइज दैट कलर योर क्लोथ्स, वो डाई जो हमारे क्लोथ्स को, हमारे कपड़ों को कलर देती है, वो तो फॉरेस्ट से बनती है। स्पाइसेस इन योर फूड्स, जो मसाले आते हैं, और मसाले कहाँ से आते हैं? पेड़ों से। द सेलोफैन रैपर ऑफ ए टॉफ़ी, मतलब जो टॉफ़ी का रैपर होता है, सेलोफैन रैपर मतलब जो वाइट वाला रैपर नहीं होता, वो भी तो फॉरेस्ट से ही मिलता है। टेंडू लीव्स इन बीडीज, बीड़ी में मतलब जो वो नहीं होता, जो मतलब जो कवरिंग होती है वो भी लीव्स से बनती है, वो भी नाम भी दिया यहाँ पे, टेंडू लीव्स। गम, हनी, कॉफ़ी, टी, रबर, तो ये सब टी रबर, तो ये सब तो मतलब इसकी तो प्लांटेशंस होती हैं। डो नॉट मिस आउट द ऑयलिंग चॉकलेट्स, वो मत बोलना चॉकलेट में जो ऑयल रहता है ना, वो भी कहाँ से आता है? फॉरेस्ट से ही आता है, विच कम्स फ्रॉम साल सीड्स। अभी हम बताएं कौन सी सीड्स आता है? साल सीड्स से। सो फिर हमें नेक्स्ट बताया गया है द टैनिन यूज टू कन्वर्ट स्किन्स एंड हाइड्स इनटू लेदर, और जो मतलब एनिमल्स की जो हाइड रहती है, जो उनकी स्किन, जो उनकी चमड़ी रहती है, उसको लेदर में, जैसे जो खाल रहती है जो एनिमल्स की, उससे हम लेदर के शूज़ बनाते हैं, तो उस वो क्या होती है? टैनिन, मतलब ये टैनिन होती है जिससे बनती है, जिससे स्किन जो है लेदर में कन्वर्ट होती है। और द हर्ब्स एंड रूट्स यूज फॉर मेडिकल पर्पज, और जो हर्ब्स जिसे हम बोलते हैं ना जड़ी बूटी, वो मेडिकल पर्पज के काम आती है। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड बैम्बूज, फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट से हमें बैम्बूज मिलता है, वुड मिलता है फ्यूल के लिए, ग्रास, फॉरेस्ट से तो ऑफकोर्स ग्रास तो मिलेगी। चारकोल, जो चारकोल होता है वो भी फॉरेस्ट से मिलता है, मतलब जो ट्रीज रहते हैं उनसे। पैकेजिंग, फ्रूट्स उगते ही हैं, फ्लावर्स भी उगते हैं। देन एनिमल्स, बर्ड्स एंड मेनी अदर थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें फॉरेस्ट से आती है। अब आप पूछे एनिमल्स कैसे आते हैं फॉरेस्ट से? जहाँ फॉरेस्ट होगा उधर ही तो एनिमल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। इन द अमेज़न फॉरेस्ट और इन द वेस्टर्न घाट्स, चाहे आप अमेज़न फॉरेस्ट की बात करो या वेस्टर्न घाट्स की, इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड एज मेनी एज 500 डिफरेंट प्लांट स्पीशीज इन वन फॉरेस्ट पैच। अगर हम जैसे इतने एरिया में, जैसे ये एक पैच है लैंड का फॉरेस्ट में, तो यहाँ पे आपको 500 प्लांट्स स्पीशीज से भी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। देन अ लॉट ऑफ दिस डाइवर्सिटी मतलब इतनी डाइवर्सिटी, इतने अलग अलग तरह के प्लांट्स है, ट्रीज़ है, तो हमें देखने के लिए मिलते हैं। अ लॉट ऑफ दिस डाइवर्सिटी इज़ फास्ट डिसअपियरिंग, अब जितनी सारी डाइवर्सिटी है वो धीरे धीरे डिसअपियर, मतलब धीरे धीरे गायब होती जा रही है। अब गायब क्यों हो रही? जैसे फॉरेस्ट को काट रहे हैं तो इसलिए डाइवर्सिटी क्या कम होती जा रही है। बिटवीन 1700 एंड 1995, द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, 13.9 million square kilometer of the forest, or 9.3% of the world's total area, was cleared for industrial uses, cultivation, pastures and fuel wood। मतलब 1700 से लेके 1995 इतने पीरियड के बीच में, 1700 से 1995 तक, जो मतलब इस पीरियड में क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत हुआ है, नई नई इंडस्ट्रीज बनी, रेलवेज का नेटवर्क एक्सपैंड हुआ, और भी बहुत सारे वर्कर्स आए काम करने के लिए इंडस्ट्रीज में। इससे 13.9 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट, मतलब इतना फॉरेस्ट के काटा गया था, ठीक है, इतना फॉरेस्ट काट दिया गया था। क्यों? ताकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज बन सके। तो और 9.3% वर्ल्ड टोटल एरिया वो भी काट चुका है, मतलब उसको भी काटा गया है, मतलब डिफॉरेस्टेशन हुआ है। क्यों हुआ है?
है ताकि इंडस्ट्री के काम आ सके, वो कल्टीवेशन मतलब वहाँ पे कल्टीवेशन कर सके, पैस्चर्स मतलब नए नए क्रॉप्स उगा सके, फ्यूल के लिए वुड उगा सके। तो इसलिए क्या है मतलब वहाँ का जो है डिफॉरेस्टेशन मतलब वहाँ की फॉरेस्ट क्या है काटे गए ताकि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, कल्टीवेशन हो, पैस्चर्स हो, फ्यूल वुड हो, इसलिए। अभी देखो, अभी हम इतनी फॉरेस्ट काटते हैं, इतने डिफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट को काटना, उसको डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। तब डिफॉरेस्टेशन करते क्यों? वाई डिफॉरेस्टेशन? सो द डिसअपियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज रेफर टू एज डिफॉरेस्टेशन। अगर जब फॉरेस्ट गायब होने लगते, गायब मतलब जब हम काटते तो उसको हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। इतना तो हम सबको पता है। डिफॉरेस्टेशन इज नॉट अ रीसेंट प्रॉब्लम, अभी की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत पहले से चलती आ रही है। द प्रोसेस बिगेन मेनी सेंचुरीज अगो। मैंने जैसे बताया ना, बहुत सेंचुरीज पहले से पेड़ों को काटा जा रहा है। बट अंडर कॉलोनियल रूल इट बिकेम मोर सिस्टमैटिक। जब कॉलोनियल रूल आए मतलब जब ब्रिटिश ने इंडिया को कंट्रोल करना शुरू किया, हमारी इंडिपेंडेंस से पहले 1947 के पहले की बात हो रही है, तो जब वो लोग आए तो उन्होंने क्या है, ये फॉरेस्ट को काटना मतलब डिफॉरेस्टेशन, इसको और सिस्टमैटिक वे में बना दिया। ठीक है, तो मतलब कुछ भी पेड़ भी काटे जा रहे हैं, कोई पेड़ लगाए भी जा रहे हैं, तो वो एक सिस्टम वाइज चलेंगे सारे। एंड एक्सटेंसिव मतलब और एक्सपैंड कर दिया इसको। लेट अस लुक एट सम ऑफ द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया। अब ये मतलब इसके कॉजेज क्या है, हमने पढ़ लिया डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। अब डिफॉरेस्टेशन क्यों होता है, इसके 3 रीजंस हैं और तीनों हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो देखो, यहाँ पे पहला रीजन है लैंड टू बी इम्प्रूव्ड। लैंड जो है वो इम्प्रूव होनी चाहिए। भी इम्प्रूव मतलब कैसे, लेट्स सी। In 1600, approximately 1/6 of the India's landmass was under cultivation. मतलब 1600 में क्या हुआ था, जब मतलब 1/6 जो landmass था वो cultivation में था। मतलब इतना क्या है, farming में use हो रहा था। Cultivation in the sense farming में। So now that figure has gone up to about half. अभी 1/6 की जगह अभी half मतलब और बढ़ गया है। As population increased over the centuries and the demand for food went up. जैसा धीरे धीरे population बढ़ती जाएगी, वैसे भी इंडिया की population बहुत जल्दी बढ़ती है और हमारी जो इंडिया की population है वो बढ़ रही है, और बढ़ने के साथ साथ अगर population बढ़ेगी तो क्या होगी, फूड की डिमांड ज़्यादा होगी। ठीक है, लोगों को खाना ज़्यादा लगेगा। Peasants extended the boundaries of cultivation. जब लोगों को ज़्यादा खाना लगेगा तो खाना कहाँ से आ रहा है, फार्मिंग से आ रहा है, एग्रीकल्चर से आ रहा है। तो उस मतलब कल्टीवेशन का जो एरिया है उसको और बढ़ाना पड़ेगा ताकि ज़्यादा प्रोड्यूस हो। ठीक है, क्योंकि डिमांड ऑफ फूड को मीट भी तो करना है। क्लियरिंग फॉरेस्ट, अब कल्टीवेशन कहाँ से होगा, अभी जो जंगल वगैरह है इनको काटेंगे अच्छे से, जब कल्टीवेशन करेंगे हम तभी तो जाके हम मतलब फूड की नीड्स पूरी कर पाएंगे। एंड ब्रेकिंग न्यू लैंड मतलब नई लैंड होगी उसके ऊपर कल्टीवेशन करना, इसलिए। देन इन द कॉलोनियल पीरियड, तब जब ब्रिटिश का रूल था, कल्टीवेशन एक्सपैंडेड रैपिडली फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। अभी कल्टीवेशन क्या है, कल्टीवेशन बहुत जल्दी बढ़ता गया है। ठीक, अभी उसके भी कुछ रीजंस हैं। अभी फर्स्ट, अभी कल्टीवेशन क्यों इतनी जल्दी एक्सपैंड हुआ ब्रिटिश के टाइम में, वो देखते हैं। अभी पहला क्या है, द ब्रिटिश डायरेक्टली encourage the production of commercial crops। अभी जो ब्रिटिश ने क्या किया, उन लोगों ने मतलब जल्दी जो कमर्शियल क्रॉप्स होते हैं, मतलब जिसको कमर्शियल मतलब वो जिन क्रॉप्स को हम अपने प्रॉफिट के लिए उगाते हैं। जैसे अगर मैंने जैसे अपने खेत में वो क्रॉप उगाया और उसको जाके फिर मार्केट में बेच दिया, तो वो क्या हो गया, वो कमर्शियल क्रॉप हो गया, मतलब जैसे पैसे मिलते हैं। ठीक है, वो कमर्शियल क्रॉप्स होते हैं। अभी कमर्शियल क्रॉप हो गए जैसे जूट, शुगर, वीट, कॉटन, तो इन सब की प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगे। अब प्रोडक्शन क्यों ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ब्रिटिश को चाहिए। ब्रिटिश को क्यों चाहिए, द डिमांड फॉर दीज क्रॉप्स इंक्रीज इन 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी में इन क्रॉप्स की डिमांड क्या है, ज़्यादा बढ़ने लगी। Europe, where food grains were needed to feed the growing urban population and raw material were required for industrial। अब यहाँ पे बताएंगे कि जो मतलब यूरोप में ये कमर्शियल क्रॉप्स की क्या है, मतलब वहाँ पे डिमांड भी बढ़ने लगी, और वो भी डिमांड किन चीज़ों की थी, इन क्रॉप्स की डिमांड बढ़ने लगी थी। क्योंकि अभी यूरोप में भी पॉपुलेशन बढ़ रही थी, उनको भी तो चाहिए होंगे ना, उनको भी फूड चाहिए होगा। फूड कहाँ से, वो इंडिया से लेके जा रहे थे, और एक तो ये खाने के पर्पज से भी लेके जा रहे थे इन क्रॉप्स को, और मतलब इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, ताकि मतलब जैसे जूट की होती है, शुगर की होती है इंडस्ट्रीज, ताकि उधर रॉ मटेरियल बन जाएंगे।
देन फर्स्ट तो हमारा हो गया कि ये कमर्शियल क्रॉप्स के लिए, और फिर सेकेंड है इन द अर्ली 19th सेंचुरी द कॉलोनियल स्टेट थॉट दैट द फॉरेस्ट वर अनप्रोडक्टिव। अभी सेकेंड क्या है, 19th सेंचुरी में कमर्शियल क्रॉप्स का प्रोडक्शन तो हो ही रहा था, उसके साथ साथ यहाँ पे जो कॉलोनियल रूल था, मतलब जो कॉलोनियल स्टेट थे, जो ब्रिटिश लोग थे, ब्रिटिश थे, उनको क्या लगता था कि जो फॉरेस्ट है वो अनप्रोडक्टिव है। अनप्रोडक्टिव मतलब जैसे हमें कुछ मिल नहीं रहा, कुछ हासिल नहीं हो रहा, सिर्फ ऐसे फालतू का है, ठीक है, उनको ऐसा लगता था। they were considered to be wilderness that had to be brought under cultivation so that the land could yield agriculture products and revenue and enhance the income of the state। इसका मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि विल्डरनेस है, वाइल्डरनेस यानी जैसे जंगली, हाँ, मतलब अगर इतने सारे फॉरेस्ट हो जाते हैं तो ऐसा लगता है एकदम जंगल जंगल है पूरा। तो ब्रिटिश कैसे लगता था, एक तो अनप्रोडक्टिव है, ना इससे हमें कुछ प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, और ये एक विल्डरनेस मतलब जंगली, जैसे जंगली पना नहीं होता, तो वहाँ पे एकदम ऐसा जंगल जंगल टाइप है, और वो ब्रिटिश को पसंद नहीं आया। तो इसलिए उन्होंने सोचा ये वाइल्डरनेस को किसमें, कल्टीवेशन में कन्वर्ट करने की। तो इसलिए उन्होंने जितनी हो सके उतनी लैंड क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में डाली, ठीक है। अभी देखो वहाँ पे कल्टीवेशन होगा, उधर क्रॉप्स उगेंगे, क्रॉप्स को मार्केट में बेचेंगे, तो तब जाके वो फॉरेस्ट का, वो जगह का कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। और ऐसे ही फॉरेस्ट रहेंगे तो फिर तो अनप्रोडक्टिव हो जाएंगे ना। तो इसलिए उन्होंने अपनी इनकम बढ़ाने के लिए ये आइडिया सोचा। सो बिटवीन 1880 एंड 1920, तो इन एरा के बीच कल्टिवेटेड एरिया रोज बाय 6.5 मिलियन हेक्टर्स। तो पहले जितना एरिया था उससे 6.5 मिलियन प्लस इतना एरिया और बढ़ गया, इतने हेक्टर्स बोलना चाहिए। Then next है, we always see the expansion of cultivation as a sign of progress। हम हमेशा ये देखते हैं कि कल्टिवेशन हो रहा है मतलब प्रोग्रेस हो रही है, अच्छी डेवलप हो रही है हमारी कंट्री। बट वी शुड नॉट फॉरगेट दैट फॉर लैंड टू बी ब्रॉट अंडर प्लो फॉरेस्ट हैव टू बी क्लियर। बट हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जिन क्रॉप्स के लिए हम वो लैंड को काट रहे हैं, ठीक है, मतलब वो लैंड को नहीं काटना चाहिए, उल्टा फॉरेस्ट वगैरह को नहीं काटना चाहिए। उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी, हमारी डाइवर्सिटी इतनी अच्छी है इंडिया की, और हम उन्हीं फॉरेस्ट को काट देंगे तो क्या मतलब रहेगा भी क्या, हमारी आगे वाली जनरेशन क्या देखेगी। यहाँ पे इन द सेंस हम बताया गया है कि हम लोग सिर्फ इसको डेवलपमेंट के लिए मानते हैं, बल्कि ये नहीं देखते कि फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, मतलब हमारी जो नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है। सो स्लिपर्स ऑन द ट्रैक्स, अभी पहला मैंने रीज़न बताया था दैट लैंड टू बी इम्प्रूव्ड, कि लैंड को ज़्यादा से ज़्यादा एरिया मतलब कल्टीवेशन के अंदर ला रहे हैं, वो हो गया लैंड टू बी इम्प्रूव्ड। ये पहला रीज़न था डिफॉरेस्टेशन का। और अगर हम बात करें दूसरा है स्लिपर्स ऑन द ट्रैक्स। अभी स्लिपर्स क्या होता है, ट्रैक्स मतलब रेलवेज के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जैसे ऐसे ऐसे पटरी रहती है, उनके बीच में जैसे वुडन प्लैंक्स नहीं होते जो जोड़ के रखते हैं, ये दोनों जो ट्रैक्स होती हैं, इन दोनों ट्रैक्स को जोड़ के रखते हैं। तो इसको और इसको हम क्या बोलते हैं, स्लीपर्स। ये इसको इन सबको हम क्या बोलते हैं, स्लीपर्स बोलते हैं। स्लीपर्स चप्पल वाले नहीं, जो रेलवे ट्रैक्स में यूज होते हैं, जो दो ट्रैक को मतलब जोड़ के रखने में, जो ये वुडन के होते हैं, ठीक है। और वुड देखो अल्टीमेटली बात तो पेड़ों पे आनी है। स्लीपर्स कहाँ से मिलेंगे, स्लीपर्स वुडन के बनते थे, अभी तो नहीं बनते, पर पहले वुडन के बनते थे। अभी वुडन जो है कितना ज़्यादा, मतलब अभी वुडन कहाँ से मिलता है, वो तो फॉरेस्ट मतलब पेड़ काटेंगे और उसमें अच्छे अच्छे वुड जो है वो काट के अच्छे से फिर वो ट्रैक्स में लाएं। क्योंकि पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन भी तो कितना होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा था तो मतलब रेलवेज में तो एक्सपैंड होता है। अब जितना ज़्यादा दूर तक एक्सपैंड हो उतने ज़्यादा वुडन लगते गए और उतने ज़्यादा पेड़ काटते गए। तो ये भी एक मेजर कॉज है इसका। अभी इसको मैं अच्छे से बताती हूँ सिस्टमैटिक वे में। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी ओक फॉरेस्ट इन इंग्लैंड वर डिसअपीयरिंग। मतलब 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में जो ओक फॉरेस्ट थे, अभी ऐसे बात कहाँ से स्टार्ट होती है, ओक फॉरेस्ट, और वो भी कहाँ के, इंग्लैंड के ओक फॉरेस्ट थे, वो गायब होते जा रहे थे, गायब मतलब उधर भी काटते जा रहे थे लोग। दिस क्रिएटेड अ प्रॉब्लम ऑफ टिम्बर सप्लाई फॉर द रॉयल नेवी। अब देखो यहाँ पे बात क्या थी, ओक फॉरेस्ट इंग्लैंड में से गायब हो रहे हैं। अभी ओक फॉरेस्ट से क्या मिलता है, हमें टिम्बर मिलता है, और टिम्बर ब्रिटिश लोगों के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, कितना ज़्यादा उनके लिए मायने रखता था वो टिम्बर। अभी टिम्बर क्या करता था, रॉयल नेवी उसको सप्लाई करने में काम आता था।
How could English ships be built without a regular supply of strong and durable timber? मतलब वहाँ की जो इंग्लैंड की जो शिप्स थी, तो शिप्स कैसे बनती है? वो भी तो वुडन से बनती है। और अब वुड भी किस चीज़ का? टिम्बर। मतलब अच्छा, मतलब स्ट्रॉन्ग, और वो भी टिकाऊ उनको टिम्बर चाहिए था जो उनको ओक फॉरेस्ट से मिलता था। बट वहाँ पे तो ओक फॉरेस्ट कटते जा रहे थे, गायब होते जा रहे थे। तो उन्होंने क्या सोचा, मैं बताती हूँ बाद में। हाउ कुड इंपीरियल पावर बी प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन्ड विदाउट शिप्स? और देखो, अगर शिप्स नहीं होगी तो फिर तो कोई भी दूसरी कंट्री आके हम पे अटैक कर देगी। तो इससे शिप्स भी क्या थे, शिप्स को भी नहीं छोड़ सकते थे, शिप्स भी इंपॉर्टेंट थी। So, by the 1820s, search parties were sent to explore the forest resources of India. इसलिए बहुत सारी जो पार्टीज थी इंग्लैंड की या इंग्लैंड की, तो उन्होंने क्या किया, वो मतलब और भी बहुत सारी कंट्रीज में घूमे। बट जब उनको इंडिया की बारी आई, मतलब जब इंडिया में आए, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे बहुत अच्छे टिम्बर है, बहुत अच्छे पेड़ है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, अलग अलग ट्रीज है, अलग अलग प्लांट्स हैं। तो उन्होंने फिर क्या सोचा कि इंडिया से ही हम लेते हैं टिम्बर। Within a decade, trees were being felled on a massive scale. अभी कुछ ही सालों में, 100 सालों में हम देखा है कि ट्रीज, मतलब पेड़ कितनी जल्दी से कटते जा रहे हैं, मतलब एक लार्ज स्केल पे कट रहे हैं। एंड वास्ट क्वांटिटी ऑफ टिम्बर वो बीइंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। और बहुत सारे और बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में जो टिम्बर है वो इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। इंडिया से कहाँ जा रहे हैं एक्सपोर्ट होके? इंग्लैंड में, क्योंकि उनको ज़रूरत है। और वो भी और उनको ज़रूरत है, इसलिए वो हमारे जो फॉरेस्ट, हमारी डाइवर्सिटी ख़त्म करने पे तुले हुए हैं। The spread of railways from the 1850s created a new demand. अभी जैसे 1850s में इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे मैं बताता, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा तो उसकी वजह से रेलवेज भी बढ़ेगा, रेलवेज की भी डिमांड होने लगी। नाउ रेलवेज वर एसेंशियल फॉर कॉलोनियल ट्रेड एंड फॉर द मूवमेंट ऑफ इंपीरियल ट्रूप्स। अभी जैसे इंग्लैंड के जो ट्रूप्स थे, उनको जब आना था, जैसे अगर जब उनको कोई भी दूसरी जगह जाना हो, इंडिया में जाना हो या फिर दूसरी कंट्री में जाना हो, तो जाएंगे कैसे? रेलवेज से क्या होगा, वो बाय द वे शिप से जाते थे, बट वहाँ पे जब रेलवेज बना देंगे तो उनके लिए और ईजी हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि वो रेलवेज को एक्सपैंड करेंगे। टू रन लोकोमोटिव्स वुड वॉज नीडेड एज फ्यूल। अब लोकोमोटिव्स को चलाने के लिए वुड जो है वो फ्यूल की तरह काम करता था। एंड टू ले रेलवे लाइन स्लीपर्स वर एसेंशियल टू होल्ड द ट्रैक्स टुगेदर। सो यहाँ पे क्या है, मतलब लोकोमोटिव्स के उनको चलाने के लिए फ्यूल कहाँ से आते हैं? वुड से। और ताकि रेलवे लाइंस बिछा सके उसके लिए स्लीपर्स चाहिए। ट्रैक्स कहाँ से बनेंगे? अगर वो स्लीपर्स होंगे नहीं, ट्रैक अलग अलग हो जाएंगे, और फिर क्या ट्रेन इधर उधर जाएगी क्या? उसके लिए क्या है, हमें ट्रैक्स चाहिए, और ट्रैक्स मतलब दोनों साथ में जोड़ के रखने के लिए हमें स्लीपर्स चाहिए। स्लीपर्स कहाँ से आएंगे? सेम फॉरेस्ट से आएंगे। Each mile of railway track required 1760 मतलब 1760 to 2000 स्लीपर्स। मतलब एक माइल के लिए कितने रेलवे, मतलब कितने स्लीपर्स चाहिए थे? 1760 से लेके 2000 स्लीपर्स तक। अब इतने स्लीपर्स चाहिए थे, और देखो कितने पेड़ लगते हैं इतने स्लीपर्स के लिए। फ्रॉम द 1860s द रेलवेज नेटवर्क एक्सपैंड रैपिडली। 1860 से जो रेलवे नेटवर्क है कितनी जल्दी एक्सपैंड हुआ। बाई 1890 अबाउट 25,500 किलोमीटर ऑफ ट्रैक। एक माइल के लिए तो 1760 1000 से लेकर 2000 तक स्लीपर्स लग रहे हैं। अब यहाँ पे 25,000 किलोमीटर्स, इतनी किलोमीटर्स की बात करें, इतनी किलोमीटर्स तक तो रेलवे लाइन बिछाई गई थी। इन 1946 द लेंथ ऑफ ट्रैक्स हैड बीन इंक्रीज्ड ओवर, पहले तो इतनी थी, फिर कितनी हो गई? 7,65,000। इतनी ज़्यादा आगे तक क्या है, मतलब ट्रैक्स की जो है वो बिछा दी थी लाइन। एज द रेलवे ट्रैक स्प्रेड थ्रू इंडिया, जैसे जैसे रेलवे ट्रैक है इंडिया में फैलता गया, विच लार्जर एंड लार्जर नंबर ऑफ ट्रीज वर फेल्ड, उतने ही ज़्यादा पेड़ काटे गए। जितने ज़्यादा रेलवे एक्सपैंड होगा उतनी ज़्यादा टिम्बर की ज़रूरत होगी, जितनी ज़्यादा टिम्बर की ज़रूरत होगी उतने ही ज़्यादा पेड़ काटे जाएंगे, और जितने ज़्यादा पेड़ काटे जाएंगे उतना डिफॉरेस्टेशन होगा। As early as the 1850s, in the Madras Presidency alone 35,000 trees were being cut annually for sleepers। मतलब एक साल में 35,000 ट्रीज काटे जाते थे मद्रास प्रेसिडेंसी में।
ठीक है, सिर्फ और सिर्फ स्लीपर्स के लिए। द गवर्नमेंट गिव द कॉन्ट्रैक्ट्स टू इंडिविजुअल टू सप्लाई द रिक्वायर्ड क्वांटिटीज। जो गवर्नमेंट थी, और वो भी किसको कॉन्ट्रैक्ट देती थी पेड़ काटने के लिए? इंडिविजुअल्स को, ठीक है, इंडिविजुअल्स को देती थी, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी, मतलब अच्छी क्वालिटी के और अच्छी क्वांटिटी में पेड़ काटें। दीज कॉन्ट्रैक्टर्स बिगेन कटिंग ट्रीज इनडिस्क्रिमिनेटली। अभी जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, ये कैसे पेड़ काटते थे? ये अच्छा है नहीं, ये बुरा है नहीं, इसको नहीं काटेंगे, अच्छा है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल लग रहा है, तो इसे काटेंगे। फॉरेस्ट अराउंड द रेलवे ट्रैक्स फास्ट स्टार्टेड डिसअपीयरिंग। इसलिए जो मतलब रेलवे ट्रैक्स के आजू बाजू के जो पेड़ थे, ठीक है, जहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे ये रेलवे ट्रैक्स बने, और जितने यहाँ के आजू बाजू के पेड़ थे, जितने ज़्यादा फॉरेस्ट थे इसके आजू बाजू के, तो यहाँ पे सारे जो फॉरेस्ट है उन सबको कट कर दिया गया। तो यहाँ का जो जितना एरिया था रेलवेज के मतलब आजू बाजू का, वहाँ पे सारे के सारे पेड़ काट दिए थे। देन अभी फिर हमारा थर्ड रीज़न है प्लांटेशन। पहला तो लैंड इंप्रूव होनी चाहिए, लैंड ज़्यादा होनी चाहिए, और दूसरा था स्लिपर की वजह से काटे जाते थे, तीसरा था प्लांटेशन। अभी इसके भी रीज़न देखते हैं, प्लांटेशन कैसे डिफॉरेस्टेशन के लिए कॉज था। एक लार्ज एरियाज ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट वर आल्सो क्लियर टू मेक वे फॉर टी, कॉफी एंड रबर प्लांटेशन टू मीट यूरोप्स ग्रोइंग नीड फॉर दिस कमोडिटीज। मतलब एक बहुत ज़्यादा बड़े एरिया, मतलब बड़ा एरिया जो है उस पे पेड़ काटे जा रहे थे। और पेड़ क्यों काटे जा रहे थे? इसलिए काटे जा रहे थे ताकि उन पेड़ों को काट के हम अच्छे से टी, कॉफ़ी और रबर उगाए, वहाँ पे रबर क्रॉप्स वहाँ पे ग्रो करें। अब हम लोग ये इंडिया के लिए ग्रो नहीं कर रहे थे, बल्कि हम यूरोप की नीड्स को मीट करने के लिए, ठीक है, उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम ये ग्रो कर रहे थे सिर्फ। द कॉलोनियल गवर्नमेंट टुक ओवर द फॉरेस्ट। तो जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उन्होंने हमारे फॉरेस्ट, अभी उन्हीं के हिसाब से तो चलता था क्योंकि राज भी तो उन्हीं का था। देन एंड गेव वास्ट एरियाज टू यूरोपियन प्लांटर्स एट चीप रेट्स। तो वो क्या मतलब यूरोपियन प्लांटर्स, मतलब जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, गेव वास्ट एरियाज टू यूरोप प्लांटर्स, मतलब जो ब्रिटिश के लोग थे वो यूरोप के प्लांटर्स को कि एकदम चीप रेट्स में, एकदम सस्ते दाम में क्या वो एरिया बेच देते थे वहाँ का। These areas were enclosed and cleared of forest। मतलब ये एरियाज को enclose कर दिया, मतलब पूरी तरीके से enclose किया, और फॉरेस्ट भी बहुत सारे काटे गए, और यहाँ पे फिर टी और कॉफ़ी भी उगाई गई। अब प्लांटेशन हो रहा है तो फिर तो मतलब डिफॉरेस्टेशन होगा ही, क्योंकि पेड़ों को काटे जा रहे हैं, फिर से कल्टीवेशन किया जा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ ये 3 रीजंस थे। ये अगर एग्ज़ाम में आए तो आपको हर एक रीज़न को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करना आना चाहिए। सो यहाँ पे हमने वाई डिफॉरेस्टेशन की बात की। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री। अब ये कमर्शियल फॉरेस्ट्री कैसे आई, मतलब ऐसी फॉरेस्ट्री कैसे उन्होंने रूल किया, वो सब हम इस टॉपिक में देखेंगे। इतना ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है तो इसको हम इसी पार्ट में हम कवर करने की ट्राई करेंगे। So in the previous section we have seen that the British needed forest in order to build ships and railways। हमने पहले देखा कि ब्रिटिश को फॉरेस्ट क्यों चाहिए था? शिप्स बनाने में, रेलवेज ट्रैक एक्सपैंड करने में। The British were worried that the use of forest by local people and the reckless felling of trees by traders would destroy forest। मतलब ब्रिटिश को ऐसा लगता था कि अगर जो लोकल पीपल होंगे, मतलब उनको ऐसे डर रहता था कि जो सिंपल पीपल नहीं होते, लोकल पीपल, वो क्या करेंगे, मतलब ऐसे फॉरेस्ट का यूज़ करेंगे, जैसे फॉरेस्ट का हम यूज़ करते हैं ना वुड के लिए, ठीक है, और भी मतलब मेडिसिन वगैरह के, ऐसे हम यूज़ करेंगे, और हम ऐसे ही मतलब कुछ वैसे भी इंडिया के लोग भी तो पेड़ काटते थे, ऐसे हम पेड़ क्या है डिस्ट्रॉय कर देंगे, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ब्रिटिश को ऐसा डर था कि कहीं हम उसको फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय ना कर दें उनका यूज़ करके। सो दे डिसाइडेड टू इनवाइट अ जर्मन एक्सपर्ट। तो फिर ब्रिटिश ने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि ठीक है, ये मतलब ये अगर डिस्ट्रॉय करते हैं ना तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उनको आइडिया है कि जर्मन एक्सपर्ट को बुलाते हैं। किसको बुलाते हैं? जर्मन एक्सपर्ट। कब? जर्मन एक्सपर्ट कौन था? डाइट्रिच ब्रांडिस। अभी ये भी क्यों बुलाया था गया? ताकि ये एडवाइस दे सके। एंड मेड हिम द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। और उसको पहला फॉरेस्ट जनरल बना दिया इंडिया का फर्स्ट। और वो कौन था?
डाइटरिच ब्रांडिस। और वो भी क्यों बुलाए थे जर्मन एक्सपर्ट को, ताकि वो देख सके कि हम फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय तो नहीं कर रहे, वो एडवाइस देने के लिए। Brandis realized that a proper system had to be introduced to manage the forest and people had to be trained in the science of conservation. तो जब ब्रांडिस आया था तभी इसको रियलाइज हो गया था कि यहाँ पे एक अच्छा सिस्टम, मतलब यहाँ पे एक अच्छा सिस्टम बनाना पड़ेगा फॉरेस्ट का, ताकि मतलब लोगों को ये ध्यान में लाने के लिए कि फॉरेस्ट को और हम लोग अच्छे से और ज़्यादा प्रोडक्टिव कैसे बना सकते हैं, लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी इसके लिए। दिस सिस्टम वुड नीड लीगल सैंक्शन, इसके लिए लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह उन पे भी साइन चाहिए थे। रूल्स अबाउट द यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैड टू बी फ्रेम्ड, मतलब उसके लिए रूल्स भी बनाने पड़ेंगे फॉरेस्ट के लिए। फेलिंग ऑफ ट्रीज एंड ग्रेजिंग हैड टू बी रिस्ट्रिक्टेड सो दैट फॉरेस्ट कुड बी प्रिजर्व्ड फॉर टिम्बर प्रोडक्शन। अभी ट्रीज को काटना वहाँ पे मतलब और पेस्टरलिस्ट भी नहीं होते जो चरवाहे, वो जाके फॉरेस्ट में जाते हैं और अपने एनिमल्स को मतलब घास चढ़ते हैं, तो ओवर ग्रेजिंग भी हो जाती है कभी कभी, उसकी वजह से भी क्या है फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होता है, ऐसा ब्रिटिश को लगता था, ठीक है ना। और इससे मतलब सो दैट फॉरेस्ट मतलब ऐसे ना हो, ये मतलब फेलिंग ऑफ ट्रीज से कुछ भी यूज़ करना, वहाँ पे अपने एनिमल्स को चराना, तो इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया यहाँ पे, तो इस पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गए। और क्यों लगाए रिस्ट्रिक्शंस, ताकि टिम्बर का प्रोडक्शन हो सके। एनीबडी हु कट ट्रीज विदाउट फॉलोइंग द सिस्टम had to be punished। अगर कोई भी बिना मतलब जैसे अगर रूल्स के खिलाफ जाता है, फिर भी अगर वो ट्रीज मतलब फॉरेस्ट से कुछ भी यूज़ करता है तो उसको क्या पनिश किया जाता था। सो ब्रांडिस सेटअप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इन 1864। तो ब्रांडिस ने क्या किया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस स्टार्ट की 1864 में, सेटअप की थी तब, ठीक है। और वो फिर जाके इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में बदल गई जो 1865 की थी, मतलब एक साल बाद उसको एक्ट में चेंज कर दिया गया। द इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज सेट अप एट देहरादून इन 1906। फिर जैसे उसने बताया था एक सिस्टमैटिक वे में यहाँ पे इंडिया की फॉरेस्ट को चलाना पड़ेगा। अब उसके लिए उसने एक इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट सेटअप किया देहरादून में 1906 में। द सिस्टम दे टॉट हियर वाज कॉल्ड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। और जो सिस्टम वहाँ पे पढ़ाते थे उसको क्या बोलते थे, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। Many people now, including ecologists, feel that the system is not scientific at all. But अभी मतलब वो तो पहले के टाइम में था ना, अभी के जो साइंटिस्ट है, जो इकोलॉजिस्ट है, उनको ऐसा लगता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं था, मतलब कोई साइंटिफिक वे में कोई एडवांटेजेस नहीं था साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का। अभी देखो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री होती क्या है। इन साइंटिफिक फॉरेस्ट्री नेचुरल फॉरेस्ट विच हैड लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज वो कट डाउन। मतलब इसमें क्या होता है साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में, जो बहुत सारे नेचुरल फॉरेस्ट मतलब जो फॉरेस्ट होते हैं वो उसमें बहुत सारे टाइप के ट्रीज होते हैं जिनको काट मतलब अलग अलग टाइप के ट्रीज एकदम इन मैनर्ड वे में लगे रहते हैं। कोई कभी जैसे अभी टीका पेड़ है तो दूसरा साल का निकलेगा, फिर तीसरा टिम्बर का, ऐसे अलग अलग पेड़ लगे रहते हैं, ठीक है, मतलब मिक्स रहते हैं सारे। तो उन सबको क्या काट दिया गया। इन देयर प्लेस वन टाइप ऑफ ट्रीज वाज प्लांटेड इन स्ट्रेट रोज, दिस इज कॉल्ड प्लांटेशन। मतलब उन सारे ट्रीज को काट दिया गया और फिर जैसे ये एक पेड़ है, ठीक है, इसके बाद ये एक पेड़ है, फिर ऐसे दूसरे रो में, फिर ऐसे ही इसमें, फिर ऐसी क्या है, मतलब ऐसे वो चलता गया, ठीक है। मतलब एक प्रॉपर रोज में से क्या है बहुत सारे ट्रीज लगाए गए एंड इसी को हम प्लांटेशन बोलते हैं। मतलब सेम टाइप के ट्रीज, अगर टिम्बर का होगा तो पूरी रो में टिम्बर का लगेगा, दूसरे में साल का होगा तो पूरे इसमें साल का लगेगा। फॉरेस्ट ऑफिशियल सर्वे द फॉरेस्ट। अभी फॉरेस्ट का ध्यान कौन रखता था, कौन सर्वे करता था, कब क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स। एस्टिमेटेड द एरिया अंडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड मेड वर्किंग प्लान्स फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो उन्होंने मतलब देखा कितने टाइप्स के पेड़ है, कितने एरियाज में हैं, और फिर जाके उनके लिए अच्छे प्लान्स बनाए, ठीक है, अच्छे से उनके वर्किंग प्लान्स बनाए ताकि वहाँ पे फॉरेस्ट मैनेजमेंट हो सके। They planned how much of the plantation area to cut every year। उन्होंने ये भी प्लान किया कि हर साल कितना प्लांटेशन का एरिया काटना पड़ेगा।
द एरिया कट वॉज देन टू बी रिप्लांटेड, मतलब जितना एरिया काटा गया है, जैसे मतलब इतना पार्ट है, इतने में अलग अलग ट्रीज लेंगे, अब इस सबको पूरे की पूरी तरह काट दिया, ठीक है, और यहाँ पे फिर कौन से ट्रीज उगाने तो वो भी तो देखना पड़ेगा, सो दैट इट वॉज रेडी टू बी कट अगेन इन सम ईयर्स, और ऐसे ट्रीज उगाने पड़ेंगे जो मतलब दूसरे कुछ सालों में हम फिर से यहाँ पे पेड़ उगा सकें. So if we move to next, that is after the Forest Act was enacted in 1865, it was amended twice, once in 1878 and then in 1927. तो यहाँ बताए एक बार जब फॉरेस्ट एक्ट वहाँ पे इनैक्ट कर दी थी 1865 में, तो उसको दो बार चेंज किया गया, पहले तो 1878 में, फिर 1927 में. तो 1878 में जो एक्ट डिवाइडेड फॉरेस्ट इनटू 3 कैटेगरीज, तो 1878 में जब पहली बार किया उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, पहली थी रिजर्व्ड, दूसरी प्रोटेक्टेड, थर्ड थी विलेज फॉरेस्ट. अब द बेस्ट फॉरेस्ट वर कॉल्ड रिजर्व्ड, अब जो सबसे बेस्ट फॉरेस्ट था वो था रिजर्व्ड फॉरेस्ट. विलेजर्स कुड नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम दिस फॉरेस्ट, जो विलेजर्स थे उनको बिल्कुल अलाउ नहीं था कि वो यहाँ से कुछ ले, इवन फॉर द ओन यूज़, ना कि वो खुद के लिए. फॉर द हाउस बिल्डिंग और फ्यूल, मतलब कोई भी हाउस को बनाने में या फ्यूल के लिए दे को टेक वुड फ्रॉम प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट, मतलब वो रिजर्व फॉरेस्ट से नहीं ले सकते थे, उनको सिर्फ कौन से फॉरेस्ट से लेना पड़ता था, प्रोटेक्ट नहीं तो विलेज फॉरेस्ट. और विलेज मतलब प्रोटेक्टेड में भी गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती थी, और विलेज में तो उनका खुद का फॉरेस्ट से मतलब कुछ भी यूज़ कर सकते थे. फिर नेक्स्ट है हमारा हाउ वर द लाइव्स ऑफ पीपल अफेक्टेड. अब जब ये विलेज फॉरेस्ट मतलब इतने लॉज जब बने तो तब क्या मतलब लोगों की लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ा. फॉरेस्टर्स एंड विलेजर्स हैड वेरी डिफरेंट आइडियाज़ ऑफ व्हाट अ गुड फॉरेस्ट शुड लुक लाइक. फॉरेस्टर्स और जो विलेजर्स थे उनके पास अलग अलग आइडियाज़ थे, मतलब सबके अलग अलग आइडियाज़ थे इस पे कि अच्छा फॉरेस्ट कैसा होना चाहिए. विलेजर्स वांटेड फॉरेस्ट विद अ मिक्सचर ऑफ स्पीशीज टू सेटिस्फाई डिफरेंट नीड्स. अब विलेजर्स यहाँ पे चाहते थे कि अलग अलग स्पीशीज़ हो, मतलब एक ही फॉरेस्ट में अलग अलग स्पीशीज़ हो, ताकि उनको अलग अलग मतलब उनकी भी नीड्स क्या है अलग अलग ट्रीज़ के हिसाब से, अलग अलग प्लांट्स के हिसाब से होती है, ताकि वो फुलफिल कर पाए, जैसे फ्यूल, फॉडर, लीव्स. द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑन द अदर हैंड वांटेड ट्रीज विच वर सुटेबल फॉर बिल्डिंग. अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ऐसे ट्रीज चाहिए थे जिससे वो शिप्स या रेलवेज बना सकें. दे नीडेड ट्रीज दैट कुड प्रोवाइड हार्डवुड. अब उनको ऐसे ट्रीज चाहिए थी जो उनको हार्डवुड दें, मतलब एकदम वुड जो है जो एकदम हार्ड होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए, टॉल लंबा होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए एकदम. सो पार्टिकुलर स्पीशीज लाइक टीक एंड साल वर प्रमोटेड एंड अदर्स वर कट. जैसे टीक, साल, टिम्बर बस यही लगाए गए थे, बाकी सबको तो मतलब बाकी दूसरे ट्रीज कट कर दिए गए थे. Now in forest areas people use forest product, मतलब फॉरेस्ट के एरिया में जो लोग थे वो कौन सा मतलब फॉरेस्ट का प्रोडक्ट यूज़ करते थे, जैसे रूट्स लेते थे, लीव्स, फ्रूट्स, ट्यूबर्स, ये मतलब वो अलग अलग चीज़ों के लिए यही यूज़ करते थे. बट फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स आर न्यूट्रिशियस टू ईट. फ्रूट्स और ट्यूबर्स जो हैं वो मतलब हेल्दी रहते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं हमें, स्पेशली ड्यूरिंग द मानसून बिफोर द हार्वेस्ट हैज़ कम इन. मतलब जब हार्वेस्ट करने का सीज़न आता है, क्रॉप्स को काटने का सीज़न आता है, उसके पहले जो फ्रूट्स और ट्यूबर्स उगते हैं. हर्ब्स आर यूज फॉर मेडिसिन. हर्ब्स किस काम में आते हैं, मेडिसिन, जड़ी बूटी बनाने में. वुड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, वुड तो पता है हमें, योक्स में प्लॉज बनाने में काम आता है. और बैम्बू मेक्स एक्सीलेंट फेंसेस. जो फेंसेस होती है जो हम अपने घर के आजू बाजू लगाते हैं, फील्ड के आजू बाजू लगाते हैं फेंसेस, वो बैम्बू से बनती है. एंड इज ऑल्सो यूज टू मेक बास्केट एंड अम्ब्रेला. और बास्केट और अम्ब्रेला में भी बैम्बूज बनाने में काम आते हैं. अ ड्राइड स्कोप्ड आउट गार्ड कैन बी यूज्ड एज पोर्टेबल वाटर बॉटल. मतलब गार्ड मतलब यहाँ पे लौकी होती है, तो लौकी किस चीज़ में काम आती है, वाटर बॉटल बनाने में. ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द फॉरेस्ट. मतलब ऑलमोस्ट जहाँ तक देखा जाए तो सारी चीज़ें हैं फॉरेस्ट में. लीव्स कैन बी स्टिच्ड टुगेदर टू मेक डिस्पोजल प्लेट्स एंड कप्स. मतलब कोई भी अगर हमें प्लेट या कप बनाना है, यहाँ पे तो चलो अपने पास स्टील वगैरह के हैं, तो वहाँ पे फॉरेस्ट में क्या करते हैं, एक मतलब बहुत सारे लीव्स लेते हैं, उनको जॉइन कर देते हैं और उससे प्लेट्स और कप्स बनाते हैं. द सियादी मतलब बहुबिनिया वाही. तो क्रिपर कैन बी यूज टू मेक रोप्स. अभी सियादी क्रिपर क्या होती है, एक बेल टाइप होती है जो रस्सियाँ बनाने का काम आती है. एंड द थॉर्नी बाक ऑफ द सेमर, जैसे सिल्क कॉटन रहता है जो पेड़ की खाल होती है ना, उसमें लगता है. ये इज यूज टू ग्रेट वेजिटेबल्स काटने में काम आता है. ऑयल फॉर कुकिंग, अभी तेल तो खाना बनाने में काम आता है, लैम्प को जलाने में काम आता है. कैन बी प्रेस्ड फ्रॉम द फ्रूट ऑफ महुआ ट्री. अभी लैम्प्स को जलाने में क्या काम आता है, महुआ ट्री.
द नेक्स्ट है द फॉरेस्ट एक्ट मीन सेवर हार्डशिप फॉर विलेजर्स अक्रॉस द कंट्री। अब फॉरेस्ट एक्ट जो लागू की गई थी वो विलेजर्स के लिए बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड, बहुत ज़्यादा हार्डशिप थी, बहुत उनको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी थी इसके लिए। आफ्टर दैट एक्ट खत्म होने के बाद ऑल देयर एवरीडे प्रैक्टिसेस कटिंग वुड, जैसे मतलब जब एक्ट की जब ये एक्ट लागू हो गई थी, ठीक है, इम्प्लीमेंट कर दी थी, तो उनको तब क्या उनकी हर मतलब रोज़ की ज़रूरतें पूरी करनी थोड़ी मुश्किल हो गई थी। जैसे वो रोज़ वुड काटते थे ताकि वो मतलब घर के लिए वो नहीं काट सकते, कैटल्स को पहले चराते थे वो नहीं कर सकते, कलेक्ट फ्रूट्स एंड फ्रूट्स को कलेक्ट करते थे खाने के लिए, पर अब वो एक्ट के बाद नहीं कर सकते। हंट लोग मतलब कोई भी एनिमल्स को पकड़ नहीं सकते, वहाँ पे मार नहीं सकते, ना फिशिंग कर सकते, कोई फिश को पकड़ने नहीं पकड़ सकते लेक से, तो ये सब नहीं कर सकते थे, बिकेम इलीगल। तो ये क्या बन गया, इलीगल बन गया। पीपल वर नाउ फोर्स्ड टू स्टील वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो लोग क्या है अभी मतलब फोर्स टू स्टील वुड, मतलब अभी लोगों को क्या है, लोग फोर्स हो गए थे। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और उनको फोर्स किया था कि वो फॉरेस्ट से वुड चुराए। एंड इफ दे वर कॉट, और अगर एक बार वो पकड़े गए, दे वर द मर्सी ऑफ द फॉरेस्ट गार्ड्स हु वुड टेक ब्राइब्स फ्रॉम देम। पकड़े गए तो उनको पनिशमेंट मिलेगी। अब पनिशमेंट से छूटने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो उनको रिश्वत दे, वो उनको पैसे दे। तो वो जो मतलब ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे जो देख रेख करते थे, जो पकड़ते थे उनको, तो वो उनसे ब्राइब करते थे, उनकी बेइज्जती करते थे, उनसे पैसे लेते थे। वुमेन हु कलेक्टेड फ्यूल वुड वर स्पेशली वरीड। मतलब वुमेन जो फ्यूल वुड कलेक्ट करती थी, चोरी करती थी, तो वो थोड़ी ज़्यादा वरीड रहती थी। इट वॉज ऑल्सो कॉमन फॉर पुलिस कॉन्स्टेबल्स एंड फॉरेस्ट गार्ड्स टू हैरेस पीपल बाय डिमांडिंग फ्री फूड फ्रॉम देम। अब ये तो कॉमन हो गया था, जैसे चुराते थे लोग, और जब पुलिस कॉन्स्टेबल्स या गार्ड वगैरह इनको जब पकड़ लेते थे तो बहुत ज़्यादा हरास करते थे, बहुत ज़्यादा इनको सुनाते थे उधर, और इनके लिए फ्री खाने की मांग करते थे कि उनको फ्री खाना ला के दो और तभी हम छोड़ेंगे। If we move on to next, that is how did forest rules affect cultivation। अभी लोगों को कैसे affect किया वो तो देख लिया, अभी cultivation को कैसे affect किया वो पढ़ते हैं। One of the major impact of European colonialism was on the practice of shifting cultivation or Sweden agriculture। मतलब एक बार जब उनका मेजर मतलब यूरोपियन कोलोनिज्म पे इनका मेजर इम्पैक्ट क्या पड़ा कि शिफ्टिंग कल्टिवेशन इन्होंने की। शिफ्टिंग कल्टिवेशन इन द सेंस मतलब स्वीडन एग्रीकल्चर, स्वीडन एग्रीकल्चर, मतलब शिफ्टिंग कल्टिवेशन को स्वीडन एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। सो दिस इज ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन मेनी पार्ट्स ऑफ एशिया। अभी ये तो पढ़ा ही होगा कि हमने शिफ्टिंग कल्टिवेशन के बारे में मतलब प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा था। जैसे एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका में प्रैक्टिस की जाती है। इट हैज़ मेनी लोकल नेम, और उसके बहुत सारे लोकल नेम है, जैसे लदिंग साउथ ईस्ट एशिया में बोलते हैं, मिल्पा और सेंट्रल अमेरिका में बोलते हैं, चितेमनी और तेवी अफ्रीका में बोलते हैं, चेना श्रीलंका में बोलते हैं। इन इंडिया, अभी इंडिया में इसके बहुत सारे नाम है, ध्याय, पेंडा, बेवार, नेवा, झूम, पोडू, कंदल और कुमरी आर सम ऑफ द लोकल टर्म्स फॉर स्वीडन एग्रीकल्चर। तो ये लोकल टर्म्स है, ये कॉमन नेम्स है जो इंडिया में यूज़ किए जाते हैं अलग अलग पार्ट्स में। Then in shifting cultivation parts of the forest are cut and burned in rotation। अभी शिफ्टिंग कल्टिवेशन क्या किया जाता है, मतलब एक एरिया लिया जाता है तो उस फॉरेस्ट को काट दिया जाता है, मतलब काट दिया जाता है, उसको जला दिया जाता है। Then seeds are sown in the ashes, और फिर जब राख बन जाते हैं तब वहाँ पे बीज बोए जाते हैं। नहीं, आफ्टर द मानसून फर्स्टिंग, जब मानसून की पहली बारिश होती है उसके बाद वहाँ पे बीज बोए जाते हैं। एंड द क्रॉप इज हार्वेस्टेड बाय अक्टूबर नवंबर। फिर वो क्रॉप को मतलब हम सीड सो कर लिए, फिर हार्वेस्ट करने का भी टाइम आएगा। हार्वेस्ट कब का टाइम आता है, अक्टूबर और नवंबर का। सच प्लॉट्स आर कल्टिवेटेड फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स। तो ऐसे कुछ प्लॉट्स होते हैं, मतलब ऐसे प्लॉट्स होते हैं जो मतलब कुछ सालों बाद वो प्लॉट मतलब फिर वो काट देते हैं उनको, फिर देन लेफ्ट फैलो फॉर 12 to 18 ईयर्स, फिर 12 से 18 साल तक उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि फिर से वो उग जाए। अब मिक्सचर ऑफ क्रॉप इज ग्रोन ऑन दीज प्लॉट्स, मतलब बहुत सारे क्रॉप्स क्या है इन प्लॉट वगैरह पे, इन एरियाज पे ग्रो होते हैं। इन सेंट्रल इंडिया एंड अफ्रीका इट कुड बी मिलेट्स। इंडिया और अफ्रीका की बात करें तो ज़्यादातर इंडिया में मिलेट्स उगाई जाती है। ब्राज़ील में मैनियोक, और दूसरे पार्ट में जैसे लैटिन अमेरिका तो वहाँ पे मेज़ और बीन्स उगाई जाती है। तो इंडिया में क्या उगाई जाती है, इंडिया और अफ्रीका में मिलेट्स। नेक्स्ट है यूरोपियन फॉरेस्टर्स रिगार्डेड दिस प्रैक्टिस एज हार्मफुल। अब जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर था उसको जो ब्रिटिश थे उन लोगों ने इसको हार्मफुल बताया था। अब हार्मफुल क्यों बताया था इनको? दे फेल्ट दैट लैंड विच वॉज यूज्ड फॉर कल्टिवेशन एवरी फ्यू ईयर्स कुड नॉट ग्रो ट्रीज फॉर रेलवे टिम्बर। मतलब उनको ऐसा लगता था कि जो जैसे
जो जैसे हर साल बाद को मतलब ये ट्रीज तो नहीं उगा सकते ना टिम्बर के लिए, मतलब एक बार जब वो फॉरेस्ट मतलब वो ऐश में कन्वर्ट हो गई, जला दिया, तो उसके बाद वहाँ पे टिम्बर नहीं उग सकते, तो इसलिए वो लैंड तो उनकी कोई काम की नहीं फिर। व्हेन फॉरेस्ट वॉज बर्न देयर वाज एडेड डेंजर ऑफ द फ्लेम स्प्रेडिंग एंड बर्निंग वैल्यूएबल टिम्बर। और ये भी था कि अगर जब उनको वहाँ पे जलाएंगे, अगर वो आग थोड़ी सी भी फैल गई तो सारे फॉरेस्ट जल जाएंगे उसकी वजह से। तो क्योंकि फायर तो क्या स्प्रेड हो जाएगी, फ्लेम्स तो उसकी जो अंगारे है वो तो स्प्रेड हो जाएगी, और जो वैल्यूएबल टिम्बर था वो भी क्या है, वो भी खराब हो जाएगा, वो भी जल जाएगा। Then shifting cultivation also made it harder for the government to calculate taxes। मतलब जो shifting cultivation था वो उसकी मतलब उसने जैसे पहले जैसे एक एरिया पे, फिर उसके बाद दूसरे एरिया पे जाएंगे, फिर ऐसे तीसरे पे आएंगे, फिर वापस इस पे आएंगे, तो इसकी वजह से गवर्नमेंट को क्या थोड़ी प्रॉब्लम होती थी टैक्स कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि पहले इधर के करे फिर वो इधर चले गए, तो इधर के करे फिर वो इधर चले गए, तो ऐसे क्या है वो जगह बदलते रहते थे, इसलिए गवर्नमेंट को थोड़ी प्रॉब्लम होती थी टैक्स कलेक्ट करने में। Therefore the government decided to ban shifting cultivation। इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन कर देंगे। As a result many communities were forcibly displaced from their homes in the forest। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जगह अब जब बैन कर दिया इसको, तो बहुत सारी कम्युनिटीज़ को क्या है अपना घर छोड़ के फॉरेस्ट में जाना पड़ा। Some had to change occupation। कुछ लोगों ने तो अपने ऑक्यूपेशन में काम धंधा ही चेंज कर लिया। While some resisted through small and large rebellion। जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं कर रहे थे उनको और रिबिलियन, उनको मतलब बहुत सहना पड़ा, कभी वो रिबिलियन कभी ये, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो बैन कर दिया था, और जो वही काम करेगा और जो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया तो उसको तो क्या पनिशमेंट तो मिलेगी। फिर नेक्स्ट है हु कुड हंट। अब कौन हंट करता है, ठीक है, कौन एनिमल्स को हंट करता है। The new forest laws changed the lives of people, forest dwellers in yet another way। अब जो फॉरेस्ट लॉज आए तो उनकी वजह से जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स मतलब जो फॉरेस्ट में लोग थे उनका पूरा काम, उनका सब कुछ, उनका काम करने का तरीका ही बदल दिया पूरा। अभी बिफोर द फॉरेस्ट लॉज के पहले क्या, जब ये लॉज नहीं बने थे उसके पहले क्या होता था, मैनी पीपल हु लिव्ड इन और नियर फॉरेस्ट हैड सर्वाइव्ड बाय हंटिंग डियर। जो यहाँ पे मतलब फॉरेस्ट के पास नहीं, जो मतलब फॉरेस्ट के पास रहते हैं तो कैसे डियर वगैरह या पैट्रिजेस एंड अ वेरी स्मॉल वैरायटी ऑफ एनिमल, मतलब छोटे छोटे एनिमल्स हैं जैसे डियर है, उनको क्या मार के खा लेते, हंट कर लेते थे ये। दिस कस्टमरी प्रैक्टिस वॉज प्रोहिबिटेड बाय फॉरेस्ट। और जब फॉरेस्ट लॉज बना दिए गए तब तो प्रैक्टिस नामुमकिन थी करनी, तब तो ये कर नहीं सकते थे। दोज हु वर कॉट हंटिंग वर नाउ पनिश्ड फॉर पोचिंग। और जिनको अगर गवर्नमेंट ने हंटिंग करते पकड़ लिया तो फिर तो उनको पनिशमेंट मिलेगी पोचिंग करने के लिए। पोचिंग मतलब एनिमल्स को मारने के लिए। While the forest laws deprived people of the customary right to hunt, hunting of big game became a sport। जब फॉरेस्ट लॉज जब इम्प्लीमेंट हुए थे तब तो उनके राइट्स छीन लिए गए थे। देखो पहले क्या था, कोई भी इसको मतलब कोई जानवर को मारना एक अच्छा स्पोर्ट माना जाता था। स्पोर्ट्स इन द सेंस मतलब एक बड़ा गेम आ जाता, मतलब ऐसे पहले दिखावे के लिए बोलते थे, हाँ चलो मैं इतना बड़ा शेर पकड़ा, इतना बड़ा चीता पकड़ा मैंने, मतलब ऐसे मतलब प्राउड फील करते थे वो लोग एक दूसरे पे। इन इंडिया हंटिंग ऑफ टाइगर्स एंड अदर एनिमल हैड बीन पार्ट ऑफ कल्चर ऑफ द कोर्ट एंड नोबिलिटी फॉर सेंचुरीज। मतलब मैंने ये बताया एक कल्चर बन गया था कोई एनिमल को मारना, टाइगर्स को मारना। मैनी मुगल पेंटिंग शोज प्रिंस एंड एम्परर्स एंजॉयिंग अ हंट। बहुत सारी मुगल पेंटिंग या मतलब बहुत पहले के जो लोग थे उनको थोड़ा ये प्राउड रहता था, तो इसलिए उनकी बहुत सारी पेंटिंग्स भी हैं कि वो मतलब हंट कर रहे हैं, वो भी एकदम खुशी खुशी हंट कर रहे हैं। But under colonial rule, the skill of hunting increased to such an extent that various species become almost extinct। मतलब कॉलोनियल के जब ब्रिटिश थे, जब कॉलोनियल रूल था तब मतलब इतनी हंटिंग इंक्रीज, मतलब इतनी हंटिंग हो गई थी, इतने लोग हंट करने लगे थे और अभी हंट कर रहे थे, तो उसकी वजह से क्या एनिमल्स भी कम हो रहे थे। इतने ज़्यादा एनिमल कम हो गए थे ना, ऐसा लगता था एनिमल्स गायब ही होते जा रहे अब तो। Then the British saw large animal as a sign of wild। अभी मतलब मार क्यों रहे थे, और ब्रिटिश वाले लोग मार क्यों रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि वाइल्ड है, जंगली पना है इंडिया में, तो इन सबको खत्म करना चाहते थे। प्रिमिटिव है, सैवेज सोसाइटी भी, सैवेज इन द सेंस पूरे वाइल्ड, पूरे जंगलियों से भरे हैं। दे बिलीव दैट बाय किलिंग डेंजरस एनिमल्स द ब्रिटिश वुड सिविलाइज इंडिया। अब ब्रिटिश को ऐसा लगता था अगर वो इनको मारेंगे, जानवर को मारेंगे, तो उसकी वजह से क्या करें, इंडिया को सिविलाइज बना रहे हैं, इंडिया को अच्छा बना रहे हैं।
दे गेव रिवॉर्ड्स फॉर द किलिंग ऑफ टाइगर्स, वो क्या रिवॉर्ड्स भी देते थे, जो जैसे टाइगर, वुल्फ, फिर दूसरे एनिमल्स को मारते थे, दैट दे पोस्ट अ थ्रेट टू कल्टिवेटर्स। मतलब वो बोलते थे जो भी सबसे ज़्यादा मारेगा एनिमल्स को तो उसको उतने ज़्यादा अवार्ड दिए जाएंगे। अब किस बेसिस पे देते थे, जैसे over 80,000 tigers, 150,000 leopards and 2 lakh wolves. 2 lakh wolves were killed for reward in the period 1875-1925. तो इतने सारे टाइगर्स, 80,000 और 1,50,000, 2 लाख wolves, इतने सारे एनिमल्स को मारा गया 1875 और 1925, तब कॉलोनियल पीरियड था। ग्रेजुअली द टाइगर केम टू बी सीन एज अ स्पोर्टिंग ट्रॉफी, और उसके बाद तो फिर धीरे धीरे टाइगर को तो ट्रॉफी समझ लेना, हाँ टाइगर को मारेंगे तो फिर तो हमें ट्रॉफी मिलेगी, हमें रिवॉर्ड मिलेगा, तो सब लालच में क्या है, मारने लगे टाइगर्स को। द महाराज ऑफ सरगुजा अलोन शॉट 1157 टाइगर्स इन 2000 लेपर्ड्स टू 1957। तो जो सरगुजा के जो महाराज थे, जो किंग थे, तो उन्होंने अकेले ने 1157 टाइगर्स मारे और 2000 लेपर्ड्स। अगर अकेला इतने मारेंगे तो फिर सारे, अगर मारेंगे तो फिर कितने सारे हो जाएंगे। अब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर जॉर्ज यूले किल्ड 400 टाइगर्स, और ये तो ब्रिटिश के थे, और इसने जॉर्ज यूले, तो इन्होंने कितने टाइगर्स मारे, 400 टाइगर्स मारे। Then initially certain areas of forest were reserved for hunting, मतलब बस कुछ ही एरियाज थे जो हंटिंग के लिए रिजर्व किए थे, मतलब इस एरिया में सिर्फ और सिर्फ हंटिंग होगी। Only much later did environmentalists and conservators began to argue that all these species of animals needed to be protected and not killed. मतलब कुछ टाइम बाद उनको ऐसा लगा, एनवायरमेंटलिस्ट को, कंजर्वेटर्स को, उनको ऐसा लगा कि अभी एनिमल्स की स्पीशीज़ ख़त्म होती जा रही है, तो हम इनको थोड़ा प्रोटेक्ट करते हैं, मारते नहीं है, ठीक है, बस उनको थोड़ा लगा, चलो अच्छा है, रियलाइज़ तो हुआ उनको कम से कम। अगर नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक हमारा न्यू ट्रेड्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट्स एंड न्यू सर्विस, मतलब नए ट्रेड, नए एम्प्लॉयमेंट और नई सर्विस कहाँ से शुरू हुई। While people lost out in many ways after the forest department took control of forest, वह बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइवलीहुड खो दी जब फॉरेस्ट लॉज इनैक्ट हुए। So people benefited from the new opportunity, कुछ लोगों को बेनिफिट हुआ क्योंकि उन्होंने नई अपॉर्चुनिटीज़ स्टार्ट की थी जो ट्रेड में ओपन हुई थी। Many communities left their traditional occupation, बहुत सारी कम्युनिटीज़ ने तो अपने जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन थे वो तक छोड़ दिए थे, एंड स्टार्टेड ट्रेडिंग इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट, और व्यापार ट्रेड करना शुरू कर दिया था। दिस हैपन नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड, ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में हुआ, और यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है। एग्जाम्पल क्या, विद द ग्रोइंग डिमांड ऑफ फॉर रबर इन द मिड 19th सेंचुरी, मतलब 19th सेंचुरी के आते आते रबर की जो डिमांड है बहुत ज़्यादा होने लगी। द मुद्रुको पीपल ऑफ ब्राज़ीलियन अमेज़न हु लिव्ड इन विलेजेस ऑन हाई ग्राउंड एंड कल्टिवेटेड मैन्योर बिगेन टू कलेक्ट लैटेक्स फ्रॉम वाइल्ड रबर ट्रीज फॉर सप्लाइंग टू ट्रेडर्स। जो मुद्रुको पीपल थे ब्राज़ीलियन अमेज़न के, जो मतलब अमेज़न के फॉरेस्ट में रहते थे, उधर विलेज, उनके आसपास के विलेज में रहते थे, तो उन्होंने मतलब पहले तो वो मैन्योर कल्टीवेट करते थे, फिर लैटेक्स, मतलब एक टाइप का टैक्स है, जैसे इंडिया में टैक्स कलेक्ट होता है तो वहाँ पे लैटेक्स कलेक्ट होता है, तो कलेक्ट लैटेक्स फ्रॉम रबर ट्रीज, मतलब जो रबर के ट्रीज होते हैं उनसे लैटेक्स खरीदते थे और वही ट्रेडर्स को बेच देते थे। Gradually they descended to live in trading post, फिर उनको लगा कि चलो ट्रेड करते हैं, बिकम completely independent on traders, ट्रेड करते हैं, ट्रेडिंग पोस्ट पे जाते हैं और ट्रेडर्स पे पूरे निर्भर हो जाते हैं। देन इन इंडिया, बट इंडिया में क्या होता है, ट्रेड इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स वॉज नॉट न्यू, मतलब फॉरेस्ट प्रोडक्ट को बेचना, उनका ट्रेड करना वो नया नहीं था। फ्रॉम द मेडिवल पीरियड ऑनवर्ड्स वी हैव रिकॉर्ड्स ऑफ आदिवासी कम्युनिटीज ट्रेडिंग एलिफेंट, मतलब मेडिवल पीरियड के टाइम से हमारे पास रिकॉर्ड्स है, जो आदिवासी जो ट्राइब्स थे, ठीक है, वो भी एलिफेंट्स का ट्रेड करते थे, सिर्फ एलिफेंट्स का ही नहीं, हाइड्स का, हॉर्न्स का, सिल्क कोकोन्स, आइवरी, बैम्बू, स्पाइसेस, फाइबर, ग्रासेस, गम्स, रेसिन्स। अब ये सारी ऐसी चीज़ें थी जो हम एनिमल से मिलती, तो एनिमल्स को बहुत वहाँ पे ट्रेड किया जाता था। जो मेडिवल पीरियड के टाइम में जो क्या बोलते हैं, ट्राइब्स जो थे, जो आदिवासी थे, तो उन्होंने बहुत ट्रेड किया थ्रू नोमैडिक कम्युनिटीज़ लाइक बंजारास भी थे, तो उन्होंने भी ट्रेड किया साथ में। विद कमिंग ऑफ ब्रिटिश, अब जैसे जैसे ब्रिटिश आते गए, हाउएवर ट्रेड वाज कम्प्लीटली रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, जैसे जैसे ब्रिटिश आते गए तो सारे ट्रेड कौन संभालने लगा, गवर्नमेंट ही संभालने लगी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट गेव
many large European trading firms the sole right to trade in the forest products of particular areas. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने बहुत सारी यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म्स खोले, मतलब उनका फिर ये एक राइट बन गया था कि इनको अब ट्रेड करना ही फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट प्रोडक्ट से. ग्रेजिंग एंड हंटिंग बाय लोकल पीपल वर रिस्ट्रिक्टेड. ग्रेजिंग मतलब एनिमल्स को वहाँ पे चराना या हंट करना तो ये रिस्ट्रिक्ट किया गया था, मतलब ये प्रैक्टिस बंद कर दी थी. इन द प्रोसेस मेनी पेस्टलिस्ट एंड नोमैडिक कम्युनिटीज लाइक कोरावा, कराची एंड गिरुकुला ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी लॉस लाइवलीहुड. अब बहुत सारे पेस्टलिस्ट और नोमैडिक कम्युनिटीज जैसे कोरावा, कराचा, येरिकुला और ये सारे मद्रास प्रेसिडेंसी के थे, तो इन्होंने तो अपना लाइवलीहुड तक लॉस्ट कर दिया था. सम ऑफ देम बिगेन टू बी कॉल्ड क्रिमिनल ट्राइब्स. इनको तो क्रिमिनल ट्राइब्स भी बोलने लगे. एंड फोर्स टू वर्क इंस्टेड इन फैक्ट्रीज, और इनको फैक्ट्रीज में फोर्स करने के लिए काम मतलब फोर्स किया गया काम करने के लिए फैक्ट्रीज, माइंस में, प्लांटेशंस में. और वो भी किसके अंडर काम करते थे? गवर्नमेंट सुपरविजन. गवर्नमेंट इन पे देख रेख करती थी कि सही से काम कर रहे हैं कि नहीं. न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ वर्क डिड नॉट ऑलवेज मीन इम्प्रूव्ड वेल बीइंग ऑफ द पीपल. अभी नई अपॉर्चुनिटीज खुलना मतलब ये नहीं कि सब कुछ इंप्रूव हो गया, सब कुछ सुधर गया, बल्कि इन असम बोथ मेन एंड वुमेन फ्रॉम फॉरेस्ट कम्युनिटीज लाइक संथल्स एंड ओरांस फ्रॉम झारखंड एंड द गोंड्स फ्रॉम छत्तीसगढ़ वर रिक्रूटेड टू वर्क ऑन टी प्लांटेशन. अभी देखो यहाँ पे बताया असम में जो दोनों मेन और वुमेन थी वो फॉरेस्ट कम्युनिटीज चलाती थी, जैसे संथल या ऑरेंज झारखंड के और गोंड जो छत्तीसगढ़ से थे. तो उनको क्या टी प्लांटेशन, टी प्लांटेशन में क्या रहता है, ऐसे पूरा फार्म रहता है ऐसे सीडीओ टाइप, और वहाँ पे ये उगाए जाते हैं सारे मतलब टी प्लांटेशन, और फिर वहाँ पे एक एक को तोड़ा जाता है. अभी तो मशीन से भी नहीं हो सकता वो काम, बल्कि उसको खुद से हाथ से जाके तोड़ना पड़ता है उनके लीव्स को. द वेजेस वर लो, उनके जो वेजेस थे उनको कम मिलते थे. एंड कंडीशन ऑफ वर्क्स वर वेरी बैड, और जो वहाँ की कंडीशन थी वो तो पूछे मत, कि किसी भी काम की तो कोई अच्छी कंडीशन तो दे ही नहीं सकते ना. देन दे कुड नॉट रिटर्न इजीली टू देयर होम विलेजेस फ्रॉम वेयर दे हैड बीन रिक्रूटेड. जहाँ पे उनको उनकी पोजीशन मिलती थी कि अब तुम्हें यही काम करना है, तो वो आसानी से उधर क्या घर नहीं जा सकते थे क्योंकि वो तो दूर रहता था. ठीक है, अब टी प्लांटेशन तो एकदम खुली जगह में होगा. अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिबेलियन इन फॉरेस्ट. अब फॉरेस्ट में कैसे रिबेलियन हुआ, कैसे झगड़ा हुआ फॉरेस्ट वगैरह पे, ये देखते हैं. In many parts of India and across the world, forest communities rebelled against the chances that were being imposed on them. मतलब इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में क्या होता था कि पूरे सिर्फ इंडिया के नहीं, इंडिया के कुछ पार्ट्स में पूरे वर्ल्ड में फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ क्या है, रिबेल करने लगी. ठीक है, कि मतलब जो चेंजेस उन पर लाए हैं वो मत थोपो. The leaders of these movement against some British like Sidhu and Kanu in the Santhal Paragnas, Birsa Munda of Chota Nagpur और Aluri Sitaraman Raju of AP are still remembered today in songs and stories. अभी इन सबको जैसे देखो सिद्धू, कानू, संथल परगनास के थे, बिरसा मुंडा, अलूरी सीतारमन राजू, इन सब के हमने नाम भी सुने होंगे, वो भी गानों में, मतलब बहुत सारी सॉन्ग्स लिखी, बहुत सारी स्टोरीज भी लिखी है इन पे. वी विल नाउ डिस्कस इन डिटेल वन सच रिबेलियन व्हिच टुक प्लेस इन द किंगडम ऑफ बस्तर इन 1910. अभी ऐसे बहुत सारे हैं, बट हम यहाँ पे सिर्फ एक एग्जाम्पल लेंगे जिससे हमें रिबेलियन समझ में आ जाए. वो भी रिबेलियन ऑफ बस्तर इन 1910, कि बस्तर में क्या हुआ था. अभी पीपल ऑफ बस्तर, तो ये यहाँ से हमें रिबेलियन हमारा स्टार्ट होगा. बस्तर इज लोकेटेड इन द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड बॉर्डर्स आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड महाराष्ट्र. मतलब जो बस्तर है वो कहाँ पे लोकेट हुआ है? सदर्न मोस्ट पार्ट, मतलब छत्तीसगढ़ का सदर्न मोस्ट पार्ट है, वहाँ पे लोकेट किया गया है. और कौन कौन से बॉर्डर्स है? आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड महाराष्ट्र. द सेंट्रल पार्ट ऑफ बस्तर इज ऑन अ प्लेट्यू. मतलब बस्तर का सेंट्रल पार्ट किधर है? प्लेट्यू पे है. टू द नॉर्थ ऑफ दिस प्लेट्यू इज छत्तीसगढ़ प्लेन, टू इट्स साउथ इज गोदावरी प्लेन. अभी सेंट्रल पार्ट बस्तर क्या है? बस्तर एक प्लेट्यू है, उसके नॉर्थ साइड में एक छत्तीसगढ़ प्लेन है और उसके साउथ में गोदावरी प्लेन है. फिर द रिवर इंद्रावती विंड्स अक्रॉस बस्तर ईस्ट टू वेस्ट. और जो मतलब वो रिवर है उसकी विंड कहाँ से फ्लो होती है? ईस्ट से वेस्ट तक. अ नंबर ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज लिव इन बस्तर. मतलब बहुत सारी अलग अलग कम्युनिटीज रहती है बस्तर में, जैसे मारिया, मूरिया, गोंड्स, धूरवास, बतराज, हलबास. They speak different languages but share common custom and belief. मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस तो बोलते हैं, बट उनके कस्टम्स, उनके बिलीव्स, वो उनके जो काम है वो सब सेम है. The people of Bastar believe that each village was given its land by earth. अब बस्तर में जितने भी लोग रहते हैं वो सब मानते हैं कि जो उनको ये लैंड मिली वो किसकी वजह से मिली है? वो उनको अर्थ की वजह से मिली, क्योंकि लैंड किस पे? लैंड तो अर्थ पे है. And in return they look the earth by making some offerings at each agricultural festival.
तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि मतलब वो क्या है, वो अर्थ को बहुत मानते हैं, क्योंकि लैंड तो उनको अर्थ से मिली है, तो उसको बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनको ऑफरिंग्स भी देते हैं। एंड इन एडिशन टू द अर्थ, और अर्थ के साथ दे शो रिस्पेक्ट टू द स्पिरिट ऑफ द रिवर, मतलब रिवर्स को भी वो स्पिरिट रिस्पेक्ट देते हैं। सो इस पैराग्राफ से हम नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगी मैं वीडियो। सो वी हैव completed this first part, so thank you so much for watching this video. So we'll meet again in the next part. Bye guys.